बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कल वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। हम लोग गीगर मुलर काउंटर के बारे में पढ़ रहे थे कि ये एक वेल नोन रेडिएशन डिटेक्टर है और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में और इसकी वर्किंग के बारे में पढ़ा था। तो लास्ट में आप लोगों को बताया था कि रेडिएशंस के एंटर होने से एक कैस्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है। ये इलेक्ट्रॉन जब एनोड पे पहुंच के काउंटर की तरफ शिफ्ट होता है तो काउंटर एक पल्स को रिकॉर्ड करता है। आफ्टर सम टाइम व्हेन द आर्गन स्ट्राइक विद कैथोड, तो मैसिव पार्टिकल के कैथोड के साथ टकराने से भी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। इफ़ दीज इलेक्ट्रॉन रीच एट द एनोड देन काउंटर विल रीड सेकंड पल्स। वन पल्स इज क्रिएट ड्यू टू electrons produced during the ionization and second pulse produced by the electron. Those are produced by the hitting of argon with the cathode. One pulse is real and one pulse is fake. इस रियल और फेक पल्स में से फेक पल्स को कंट्रोल करने के लिए दो मेथड यूज़ किए जाते हैं कि हम किसी तरीके से भी अगर इन इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस कर लें या इनको कंट्रोल कर लें कि स्ट्राइकिंग के नतीजे में पैदा होने वाले इलेक्ट्रॉन अगर एनोड तक नहीं पहुंचेंगे तो फॉल्स पल्स जो है या फेक पल्स जो है वो क्रिएट नहीं होगी। क्योंकि हमें ये सिस्टम जो होता है न्यूट्रलाइज चाहिए होता है सेकंड प्रोसेस के लिए, ताकि नई आने वाली रेडिएशन से जो आयोनाइजेशन के नतीजे में इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हों उनको भी काउंट किया जा सके। लेकिन उसके लिए हमें कुछ टाइम वेट करना पड़ता है। जैसा कि आप लोगों को बताया था, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लेस दैन माइक्रो सेकेंड में एनोड तक पहुंच जाते हैं, बट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मैसिव पार्टिकल होने की वजह से उनको टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये जो टाइम का गैप आता है इसको डेड टाइम या टाइम डिले बोला जाता है। तो अब ये जो फेक पल्स है इसको हम किस तरह एलिमिनेट कर सकते हैं या इसको रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसके लिए दो प्रोसेस इस्तेमाल होते हैं, गैस क्विंचिंग प्रोसेस एंड इलेक्ट्रिकल क्विंचिंग प्रोसेस। गैस क्विंचिंग प्रोसेस को सेल्फ क्विंचिंग भी बोला जाता है। गैस क्विंचिंग में बच्चों अब ये जो हमारे पास ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर हम लोग दो गैसेस का मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं। इनमें से एक प्रिंसिपल गैस होती है और दूसरी एक प्रिंसिपल गैस है और दूसरी क्विंचिंग गैस है। प्रिंसिपल गैस की कंसंट्रेशन या अमाउंट ज़्यादा होगी, जबकि क्विंचिंग गैस की अमाउंट या कंसंट्रेशन कम होती है, परसेंटेज कम होती है। तो क्योंकि प्रिंसिपल गैस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आने वाली जो रेडिएशंस हैं वो प्रिंसिपल गैस को आयोनाइज करेंगी। लेकिन जो हमने क्विंचिंग गैस यहाँ पे बरोमीन इस्तेमाल की है, बरोमीन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होने की वजह से जब रेडिएशन आके आर्गन को आयन में तब्दील करती है तो बरोमीन अपना एक इलेक्ट्रॉन आर्गन को प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आर्गन एक इलेक्ट्रॉन को लेके दोबारा न्यूट्रल हो जाता है, जबकि बरोमीन जो होती है ये आयनिक शेप में आ जाती है। तो आयन में आने की वजह से फिर बरोमीन जो होती है वो कैथोड की तरफ मूव करेगी। जब बरोमीन कैथोड के साथ टकराएगी तो वहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बरोमीन जो है वो क्विंचिंग गैस होने की वजह से उस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगी।
तो इस तरीके से यहाँ पे जो क्रिएट होने वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो एनोड तक नहीं पहुँचेंगे, तो हम इस तरह जो फेक पल्स प्रोड्यूस हो रही है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। अब और अगर बरोमीन के पास अभी भी एनर्जी ज़्यादा हो तो फिर बरोमीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उस एक्स्ट्रा एनर्जी को अपने मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करने में इस्तेमाल होते हैं। मतलब बरोमीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उस एनर्जी को यूज़ करते हुए स्प्लिट होके एटम्स के अंदर तब्दील हो जाते हैं और वो एटम कुछ देर के बाद दोबारा रिकम्बाइन होके दोबारा बरोमीन मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो इस तरीके से बरोमीन जो है वो क्विंचिंग गैस के तौर पे काम करती है कि वो जो बनने वाले इलेक्ट्रॉन होती हैं उनको कंट्रोल करती है ताकि वो इलेक्ट्रॉन जो फॉल्स इलेक्ट्रॉन है वो एनोड तक ना पहुंच पाएँ, और अगर वो एनोड तक नहीं पहुंच पाएंगे तो फॉल्स जो पल्स है वो प्रोड्यूस नहीं होगी या उससे बचा जा सकता है। तो कुछ जो कमर्शियली यूज़ होने वाले गीगर मुलर काउंटर्स हैं या जीएम काउंटर्स हैं उनमें सेल्फ़ क्विंचिंग के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग भी इस्तेमाल की जाती है। अब इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग के अंदर बेटा आप लोगों को बताया था कि ये सेंट्रल वायर जो होती है ये एनोड है, जबकि आउटर वायर जो होती है वो कैथोड है। लेकिन जब रेडिएशन आती हैं कैस्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है। कैस्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 1 माइक्रोसेकंड एनोड पे पहुंचेगा, मीन वेरी रैपिडली दीज इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफ़र टू एनोड, और एनोड से वो काउंटर में जाके वो हमारे पास एक जो रियल पल्स है वो हमें मिल जाएगी। अब जैसे ही रियल पल्स मिल जाती है उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग के दौरान ये जो एनोड और कैथोड की पोलैरिटीज़ होती हैं इनको रिवर्स कर दिया जाता है। एनोड को कैथोड बना दिया जाता है और कैथोड को एनोड बना दिया जाता है उतने पर्पस के लिए जितना डेड टाइम है, जितनी देर में ये जो मैसिव पार्टिकल है वो कैथोड पे जा रहे हैं। अब बच्चों अगर ये एनोड बन जाएगा, ये कैथोड बन जाएगा, तो जब ये मैसिव पार्टिकल जो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे थे अपने मोमेंटम की वजह से वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन जब जाके ये एनोड के साथ टकराएंगे तो एनोड में से कोई इलेक्ट्रॉन ये एमिट नहीं कर पाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन की एमिशन नहीं होगी तो वो इलेक्ट्रॉन फिर इस सेंट्रल वायर पे नहीं पहुंच पाएंगे। सेंट्रल वायर पे अगर नहीं पहुंचेंगे तो काउंटर जो है वो फेक पल्स जो है वो क्रिएट नहीं करेगा। तो इस तरीके से फेक पल्स से बचने के लिए दो मेथड यूज़ किए जाते हैं, एक गैस या सेल्फ क्विंचिंग और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग। बच्चों ये एक स्लो प्रोसेस है क्योंकि डेड टाइम की इन्वॉल्वमेंट है, तो जब तक डेड टाइम कवर नहीं हो पाता तो नए आने वाली रेडिएशन को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, और नए आने वाली रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास इस सिस्टम का न्यूट्रलाइज होना ज़रूरी है। तो एक पल्स के बाद दूसरी पल्स तब भी क्रिएट होगी जब ये अंदर जो जितना भी सिस्टम है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो न्यूट्रलाइज होने में जो टाइम में डिले आ रहा होता है उसी को डेड टाइम बोलते हैं। तो उससे जब तक वो डेड टाइम इंक्लूड रहेगा तब तक नई पल्स क्रिएट नहीं होगी। इस वजह से गीगर मुलर काउंटर को एक स्लो काउंटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये रेडिएशंस को रैपिडली डिटेक्ट नहीं कर पाता। इस वजह से ये इसको सिर्फ उस रीजन्स के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ पे रेडिएशन जो है वो थोड़ी अमाउंट के अंदर एमिट हो रही होती हैं। अगर किसी जगह पे रेडिएशन ज़्यादा अमाउंट में एमिट हो रही होती हैं तो उनको डिटेक्ट करने के लिए गीगर मुलर काउंटर या स्लो काउंटर इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि एक फ़ास्ट काउंटर इस्तेमाल किया जाता है जिसको सॉलिड स्टेट डिटेक्टर कहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा ये जो गीगर मुलर काउंटर है इसकी मदद से हम किसी भी रेडिएशन की पेनिट्रेशन पावर या उनकी एनर्जी के बारे में भी आइडिया लगा सकते हैं। अब पेनिट्रेशन पावर अगर हमने किसी पार्टिकल की फाइंड करनी है तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि ये जो
साइड है जहाँ से रेडिएशन एंटर हो रही हैं, यहाँ पे डिफरेंट थिकनेस की शीट्स को अगेन एंड अगेन प्लेस किया जाएगा। मसलन हमने 1 मिलीमीटर की एक शीट यहाँ पे रखी, रेडिएशन को एंटर करवाया। अगर रेडिएशन अंदर जाके ये पल्स क्रिएट करती हैं, इट्स मीन कि वो जो रेडिएशन है वो 1 मिलीमीटर की शीट में से पास होके अंदर आई हैं, तो जिन्होंने पल्स क्रिएट की है। देन वी प्लेस सेकंड शीट whose thickness is different from the first one, फॉर एग्जांपल उसकी थिकनेस 2 mm है, और फिर भी अगर अंदर जाके रेडिएशन ने आयोनाइजेशन क्रिएट की तो हमारे पास एक न्यू पल्स आ जाएगा। तो इट्स मीन कि रेडिएशन 2 mm वाली जो शीट है उसमें से भी कवर होके आ गई। इस तरह मुख्तलिफ थिकनेस की शीट्स रखने से वो जब पॉइंट अटेन होगा कि कोई ऐसी थिकनेस हमने रखी जिस थिकनेस के अंदर से रेडिएशन क्रॉस नहीं कर पाएंगी, तो जब रेडिएशन क्रॉस नहीं करेंगी तो अंदर जाके आयोनाइजेशन नहीं होगी। आयोनाइजेशन नहीं होगी तो जो है अब हमारे पास किसी किस्म की कोई पल्स क्रिएट नहीं होगी। तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ जो पार्टिकल्स होते हैं, एनर्जी पार्टिकल, उनकी पेनिट्रेशन पावर के बारे में आइडिया लगा सकते हैं कि किसी भी शीट्स के अंदर से या किसी भी मेटल के अंदर से रेडिएशन कितनी थिकनेस तक उसमें से क्रॉस कर सकती हैं, और कितनी थिकनेस अगर हो तो वो रेडिएशन उसमें से क्रॉस नहीं कर पाएंगी। तो इन दिस वे वी कैन find the penetration power of different particle by using the Geiger-Müller counter। तो अगेन स्लो प्रोसेस है, और फास्ट प्रोसेस के लिए एक नया काउंटर इस्तेमाल किया जाता है या एक डिफरेंट काउंटर इस्तेमाल किया जाता है जिसको सॉलिड स्टेट डिटेक्टर का कहते हैं। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बच्चों ये 2 दिन में टॉपिक कवर हुआ है, तो दोनों लेक्चर्स को 2 से 3 दफ़ा सुने। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो इसको समझने की कोशिश करें। MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हर पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ग्रुप के अंदर शेयर करें, उसके ऊपर इंशाल्लाह डिस्कशन की जा सकती है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।